माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने लास्ट क्लास में रक्त की संरचना में श्वेत रक्त कणिकाओं और लाल रक्त कणिकाओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज इस क्लास में श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी तथा केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं और श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 5000 से 9000 तक होती है। मनुष्य में 1 मिलीमीटर, 1 घन मिलीमीटर, 1 घन मिलीमीटर रक्त में कितनी 5000 से 9000 तक, यानी मनुष्य के रक्त में 1 घन मिलीमीटर, 1 घन मिलीमीटर रक्त में लगभग 5000 से 9000 तक कोशिकाएं होती हैं। रोगजनक अवस्था में ये संख्या बढ़ जाती है। जब रोगजनक यानी कोई बीमारी आती है तब इनकी संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार से आरबीसी की तुलना में बहुत कम होती है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो बहुत अधिक होती हैं और उनकी तुलना में श्वेत रक्त कणिकाएं बहुत कम होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं, यानी इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं होता है, इसलिए ये रंगहीन होती हैं। ये प्लीहा में बनती हैं। प्लीहा, स्प्लीन जो नाभि के पास होता है, तो नाभि के पास प्लीहा होता है, उसमें ही इनका निर्माण होता है। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। जीवन काल 1 से 4 दिन, 1 से 4 दिन तक होता है, यानी मनुष्य के रक्त में 1 घन मिलीमीटर रक्त में 5000 से 9000 तक की कोशिकाएं होती हैं ये, और इनका जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स कोशिकाओं के जीव द्रव्य की रचना तथा केंद्रक के आधार पर इन्हें 2 समूहों में बांटा गया है। श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य। अब इनका कार्य क्या है? श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य, कणिकाओं के कार्य। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो डैमेज होती रहती हैं, उनकी सफाई करके रक्त को साफ करती हैं। WBC शरीर में चोट लगे स्थान पर बाहरी प्रवेश कर रहे जीवाणु का भक्षण करती हैं, यानी उनको खा जाती हैं या रोक देती हैं। स्थान पर ठीक, तो WBC शरीर में चोट लगे स्थान पर बाहरी प्रवेश कर रहे जीवाणुओं का भक्षण एवं जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विष को नष्ट करती हैं। इस प्रकार से ये प्रतिबिंब
प्रतिविष बनना टूटी फूटी कोशिकाओं को हटाना तथा चोट वाले स्थान पर कोशिकाओं को विभाजित होने के लिए प्रेरित करना इनका मुख्य कार्य है। लिम्फोसाइट्स शरीर में पहुंचने वाले सूक्ष्म जीवों के प्रति शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। ये आक्रमणकारी जीवाणुओं को नष्ट करके या नष्ट कर देती हैं, नष्ट करके शरीर की सुरक्षा करती हैं। अब आइए रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, तीसरा जो था फिर है रुधिर प्लेटलेट्स। तो ये हो गए श्वेत रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाओं और श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में आपने अध्ययन कर लिया। अब आइए प्लेटलेट्स, रक्त का तीसरा पार्ट है प्लेटलेट्स, लेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं या थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स आकार में बहुत छोटी, केंद्रक विहीन एवं द्विउन्नतोदर प्लेट नुमा होती हैं। 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 2,50,000 तक होती है। 1 मिलीमीटर, 1 घन मिलीमीटर, 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 2.5 लाख, 2,50,000 तक होती है, यानी प्लेटलेट्स रुधिर के 1 मिलीमीटर आयतन में लगभग इनकी संख्या 2,50,000 तक होती है। प्लेटलेट्स कुछ विशेष महाकोशिकाओं के विघटन से बनती हैं, जिन्हें मेगाकैरियोसाइट्स भी कहते हैं। अब रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य। रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। अब रुधिर प्लाज्मा, तो प्लेटलेट्स भी हो गई, तीनों कोशिकाएं हो गई, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। अब आइए प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा। रुधिर प्लाज्मा रुधिर प्लाज्मा या हल्का पीला साफ चिपचिपा तथा पारदर्शी एक तरल पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल तथा 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में सोडियम के क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम फास्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट तथा क्लोराइड आदि के आयन सूक्ष्म मात्रा में विद्यमान होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम फास्फेट, बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट तथा क्लोराइड आदि के आयन सूक्ष्म मात्रा में विद्यमान होते हैं। इन्हीं आयनों के कारण रुधिर प्लाज्मा क्षारीय होता है। ये जो मटेरियल उपस्थित रहता है, इसके कारण रुधिर प्लाज्मा जो होता है वो क्षारीय होता है। ध्यान रखें, रक्त में 50 से 60% तक ये पाया जाता है और ये एक हल्का पीला साफ चिपचिपा तथा पारदर्शी पदार्थ होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल तथा 10% में कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब अकार्बनिक पदार्थ में सोडियम के क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सोडियम के क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम फास्फेट के बाइकार्बोनेट
सल्फेट तथा क्लोराइड आदि के आयन सूक्ष्म मात्रा में विद्यमान होते हैं या इसमें पाए जाते हैं। इन्हीं आयनों के कारण रुधिर प्लाज्मा क्षारीय होता है। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन्स, पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन्स तथा श्वसन गैसें विद्यमान होती हैं। अब देखते हैं रुधिर के कार्य, रक्त के कार्य क्या क्या हैं। तो रुधिर, चलिए हेडिंग डालते हैं, रुधिर के कार्य। रुधिर के कार्य, प्लाज्मा का मतलब है जो रुधिर प्लाज्मा अभी आपने पढ़ा, उसका मुख्य कार्य चोट लगने पर जो ब्लड निकलने लगता है उसमें थक्का बनाने की का काम प्लाज्मा ही करता है। अब आइए रुधिर के कार्य। रुधिर कौन कौन से कार्य करता है? तो रुधिर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, यानी फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर पूरे शरीर को भेजता है और माइटोकॉन्ड्रिया से क्रिया करके जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है उसको ये फेफड़ों तक लाने का कार्य भी करता है। रुधिर पोषक पदार्थों तथा उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है, यानी पचे हुए भोजन का अवशोषण होने के बाद वो रक्त में मिला दिया जाता है और रक्त उसको संपूर्ण शरीर में ले जाने का काम करता है। जहाँ जिसकी जैसी जरूरत होती है वो वहाँ रुकता चला जाता है। बाहर से आए जीवाणुओं एवं विषाणुओं से शरीर की रक्षा करता है, अर्थात रोगों से हमको बचाने का काम भी करता है। शरीर में उत्पन्न ऊष्मा को सारे शरीर में फैलाकर शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, यानी रक्त शरीर के ताप को नियंत्रित रखने का काम भी करता है। अगला नंबर, घाव भरने में सहायता करता है तथा रुधिर को जमाकर बाहर बहने से रोकता है। अगला नंबर, अन्य पदार्थों जैसे विकर, हार्मोन, एंटीबॉडीज तथा एंटीटॉक्सिन का भी परिवहन करता है। शरीर के उत्सर्जी पदार्थों में या पदार्थों के उत्सर्जन में सहायता करता है। शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। रुधिर का जमना तथा इसके लाभ। अब रुधिर कैसे जमता है? शरीर के किसी भी अंग को कट जाने पर रुधिर बहने लगता है या चोट लग जाने पर रुधिर बहने लगता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि रक्त नलिकाओं के फट जाने के कारण रुधिर बाहर बहने लगता है या निकलने लगता है। बहता रक्त थोड़े समय बाद गाढ़ा होने लगता है और अंत में एक परत की तरह घाव के ऊपर जम जाता है। रुधिर के जमने के बाद कटे स्थान के क्षतिग्रस्त ऊतक से एक प्रकार का हल्का पीले रंग का एक द्रव निकलता है जिसे हम सौरम कहते हैं। अब रुधिर का जमना या थक्का बनना। तो रुधिर का जमना एक रासायनिक क्रिया है। रुधिर जमने की संपूर्ण प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण है, प्रथम चरण में शरीर के क्षतिग्रस्त स्थान को रुधिर कोशिकाएं फट जाती हैं। जहाँ पर चोट लगती है वहाँ की कोशिकाएं फट जाती हैं और रुधिर बहकर वायु के संपर्क में आना शुरू हो जाता है या आता है। क्षतिग्रस्त ऊतकों में थ्रोम्बोसाइट्स नामक एक प्रोटीन उत्पन्न होता है। रुधिर प्लेटलेट्स के विघटन से प्लेट तत्व बनता है। तीसरा तत्व है ये जो बनता है, ये दोनों तत्व प्लाज्मा में उपस्थित कैल्शियम आयन तथा प्लाज्मा प्रोटीन में प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का निर्माण कर देता है। अब दूसरा चरण क्या है?
दूसरे चरण में प्रोथ्राम्बिनेज कैल्शियम की उपस्थिति में द्विपैरिन तथा एंटी प्रोथ्राम्बिन को निष्क्रिय करके प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में बदल देता है। तीसरे चरण में थ्राम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को सक्रिय फाइब्रिनोजिन के अणुओं में बदल देता है। ये अणु आपस में मिलकर पतले रेशे बना देते हैं जो चोट या क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं। इन रेशों में रक्त कणिकाएं उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त स्थान पर लाल थक्का जम जाता है। थोड़े समय बाद क्षतिग्रस्त स्थान से फाइब्रिन से छनकर सौरम निकलने लगता है। तो इस प्रकार से वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। यह है ब्लड का थक्का जमना। तो बच्चों, आपने प्लाज्मा भी समझ लिया, रुधिर के कार्य भी समझ लिया, प्लेटलेट्स भी समझ लिया। अब तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।